सुनो जी, मैं सोच रही हूँ कि हम अपने बेटे नवीन से मिलने चल रहे हैं, तो वहीं अपनी बेटी रवीना को भी बुला लेते हैं क्योंकि अब उसकी बच्ची की भी छुट्टी हो रखी है, तो दोनों बच्चों से वहीं मिलना हो जाएगा। अब दोनों भाई-बहन एक ही शहर में रहते हैं, तो फिर क्यों बेटी को इधर बुलाकर परेशान करना, वह भी अपने भाई-भाभी से मिल लेगी। सुमित्रा जी ने अपने पति राम किशन जी से कहा तो राम किशन जी बोले, हाँ भाग्यवान, बात तो तुम सही कह रही हो, दोनों बच्चों से वहीं मिलना हो जाएगा। मैं ज़रा नवीन को फ़ोन करके बता देता हूँ कि हम लोग आ रहे हैं। हाँ ठीक है जी, कहते हुए सुमित्रा जी रसोई घर में चली गई और इधर रामकिशन जी ने अपने बेटे नवीन को फ़ोन किया तो उधर से तेज़ संगीत के बजने की आवाज़ आ रही थी। कई लोगों के ठहाक की भी आवाज़ आ रही थी, तो रामकिशन जी को लगा कि उन्होंने गलत समय पर कॉल कर दिया। बेटा, लगता है कि तुम ज़्यादा व्यस्त हो, बाद में फ़ोन करता हूँ, रामकिशन जी ने कहा तो नवीन बोला, हाँ पापा, आज कुछ दोस्त जो शादी में शामिल नहीं हो सके थे, उनको खाने पर बुलाया था। वही पार्टी चल रही है जिसका सरगुल आप सुन रहे होंगे, बाद में बात करते हैं। कहते हुए नवीन ने फ़ोन काट दिया। तभी अंदर आते हुए सुमित्रा जी ने कहा, क्या हुआ जी, क्या कहा नवीन ने? कुछ नहीं भाग्यवान, लग रहा है वह अपने दोस्तों को अपनी शादी की पार्टी दे रहा है, इसलिए बात नहीं हो पाई, कल बात करते हैं। तुम तो अपने चलने की तैयारी करो, परसों हमें चलना भी है। हाँ जी, वह तो ठीक है, लेकिन पहले बेटे से तो बात हो जाने दो, कहीं हम सारी तैयारी कर ले और बेटे के पास कहीं समय ही ना हो। अरे, लगता है तुम भी पगला गई हो, बेटे के पास हम चल रहे हैं, बेटा हमारे पास नहीं आ रहा, जो उसे समय नहीं मिलेगा। कहते हुए रामकिशन जी ठाके लगाकर हंसने लगे। अगले दिन रविवार था, आज तो नवीन फ्री होगा, यह सोचकर रामकिशन जी ने अपने बेटे नवीन को फिर से फ़ोन लगाया, लेकिन आज भी कुछ आवाज़ें आ रही थी। पर आज बात करनी बहुत ज़रूरी थी, इसलिए रामकिशन जी हिम्मत करके बोले, नवीन बेटा, मैं और तुम्हारी माँ कल ही ट्रेन से तुम्हारे पास आ रहे हैं और तुम्हारी दादी भी अपनी बेटी महक के साथ वहीं आ रही है, ताकि वह भी हम सबसे वहीं मिल लेगी। यह सुन नवीन तुरंत बोला, पापा, आपने आज फिर गलत समय पर फ़ोन कर दिया, सविता के ऑफिस के बॉस आए हुए हैं, मैं बाद में बात करता हूँ। कहकर नवीन ने फ़ोन रखने ही वाला था, तभी रामकिशन जी ने कहा, बेटा, आज बताना ज़रूरी था इसलिए फ़ोन करना पड़ा, क्योंकि हम लोग कल ही निकल रहे हैं। अच्छा पापा, तो क्या आप सभी लोग आ रहे हैं? वह क्या है ना, दिक्कत हो जाएगी? अरे नहीं बेटा, हमें तो कोई दिक्कत नहीं होगी, अपने बेटे के घर से भला हमें क्या दिक्कत हो सकती है? रामकिशन जी ने कहा तो नवीन बोला, आपको दिक्कत नहीं होगी पापा, लेकिन हमें दिक्कत हो जाएगी। नवीन के इस जवाब से तो रामकिशन जी हैरान रह गई। बगल में खड़ी सुमित्रा जी भी सारी बातें सुन रही थी और सोच रही थी कि अभी वह अपनी बेटी को क्या बताएगी और कैसे बताएंगे कि नवीन ने आने से मना कर दिया है। शादी के पहले तक तो नवीन ऐसा नहीं था, शादी के बाद क्या हर कोई इतना बदल जाता है कि अपना परिवार ही उसको पराया लगता है। बेटी की बातों से आहत रामकिशन जी ने रात का खाना भी नहीं खाया और चुपचाप सो गए। पर इधर सुमित्रा जी सोचती रही कि कल उन्हें अपने बेटे को बताना होगा कि वे लोग मुंबई नहीं जा रहे हैं, इसलिए वह भी अपने भाई के घर जाने का प्रोग्राम कैंसिल करते, लेकिन इसका कारण क्या बताएंगे, यह सोच सोच कर ही सुमित्रा जी का दिल बैठा जा रहा था। अगले दिन सुबह रामकिशन जी सोकर उठे थे कि तभी नवीन का फ़ोन आ गया, तो कपकपाता हाथों से रामकिशन जी ने फ़ोन उठाया। सॉरी पापा, कल मैंने सविता से बिना डिस्कस किए आपको कह दिया था कि दिक्कत हो जाएगी, लेकिन जब मैंने रात में सविता से पूछा, बात की, तो उसे कोई दिक्कत नहीं है आपके आने से, इसलिए आप लोग ज़रूर आए, अपने आने में कोई फेर बदल मत कीजिए। बेटे की बात सुनकर रामकिशन जी चुप्पी रही। तभी सुमित्रा जी ने फ़ोन लेते हुए कहा, हाँ बेटा, हम लोग अवश्य आ रहे हैं। कहकर सुमित्रा जी ने फ़ोन रख दिया और रामकिशन जी को झकझोरते हुए बोली, देखो जी, मैं कह रही थी ना कि हमारी बहू बहुत संस्कारी है, वह सब संभाल लेगी। रामकिशन जी को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि दिक्कत किसको थी, लेकिन यह ज़रूर समझ थे कि बच्चों को दी गई परवरिश में ज़रूर कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है, इसलिए तो बेटा अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकता। खैर जो भी था, अब वे दोनों पति पत्नी अपने बेटे बहू के पास जाने की तैयारी में लग गई और अपनी बेटी रवीना को भी फ़ोन करके बता दिया कि वह लोग अभी निकल रहे हैं, तुम भी अब आने की तैयारी कर लो। ट्रेन में बैठते ही रामकिशन जी ने अपने बेटे के पास फ़ोन किया कि वह लोग कल सुबह तक पहुंच जाएंगे, तो बेटे ने भी हमें भरते हुए कहा, पिताजी ठीक है, लेकिन अगर मुझे थोड़ी देर हो भी जाए तो आप लोग स्टेशन पर ही रुक जाना, मैं लेने आ जाऊंगा।
अगले दिन सुबह 6 बजे स्टेशन पर उतरते ही रामकिशन जी ने अपने बेटे के पास फ़ोन मिलाया, पर नवीन ने फ़ोन नहीं उठाया। तो चिंतित होते हुए सुमित्रा जी ने से पूछा, सुमित्रा, अब क्या किया जाए? नवीन तो फ़ोन भी नहीं उठा रहा। कोई बात नहीं जी, एक बार फिर कॉल कीजिए, वो नहीं तो बहू ज़रूर फ़ोन उठाएगी। सुमित्रा जी को नवीन से ज़्यादा बहू बहू पर विश्वास था। यह देखकर रामकिशन जी भी खुश थे कि माँ को अपने बेटे से ज़्यादा अपनी बहू पर विश्वास है। तो इससे बड़ी बात आज के रिश्तों के बदलते दौर में और क्या हो सकती है? सोचते हुए रामकिशन जी ने बेटे को फिर से कॉल किया। तो इस बार बेटे ने ही फ़ोन उठा लिया। उसके उत्तर से लग रहा था कि अभी तक वह नींद से जगा नहीं है। उसने कहा, कौन मैं? कौन? मैं तुम्हारा पापा बोल रहा हूँ। बेटा, हम लोग मुंबई स्टेशन पर आ गए हैं, तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। अच्छा ठीक है पिताजी, आप लोग वहाँ से निकलकर गेट की तरफ आ जाइए, तब तक मैं आता हूँ। यह सुन रामकिशन जी भी खुश हो गए कि नवीन उन्हें लेने आ रहा है। इसके पहले नवीन जहाँ भी रहता, चाहे पढ़ाई के समय या नौकरी के समय, वह ट्रेन के आने से पहले ही उन्हें लेने के लिए प्लेटफॉर्म पर आ जाता था। लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ, खासकर शादी के बाद, कि वह उन्हें रिसीव करने के लिए ट्रेन आने से पहले प्लेटफॉर्म पर मौजूद नहीं था। इस बार हो सकता है कि काम के अधिकता के कारण रात को देर तक जागना पड़ा हो, इसलिए बेटा नहीं पहुंचा होगा। सोचते हुए दोनों पति पत्नी स्टेशन से बाहर आ गए और वेटिंग रूम में बैठकर नवीन के आने का इंतजार करने लगे। तभी थोड़ी देर बाद नवीन का फ़ोन आया। आप कहाँ हैं पिताजी? बेटा, बुकिंग काउंटर के सामने हॉल में इंतजार कर रहे हैं। नवीन ने फिर पूछा, किस हॉल में वेट कर रहे हैं? तो रामकिशन जी कुछ बोलते उससे पहले फ़ोन कट गया। वह दोबारा फ़ोन लगाने ही वाले थे कि तभी नवीन उन्हें ढूंढता हुआ वहां तक आ गया। रामकिशन जी ने बेटे की तरफ देखा तो वह गुस्से में लाल हो रहा था। उसने एक टैक्सी की और उन दोनों को लेकर अपने घर की तरफ रवाना हो गया। आज उसने पापा मम्मी को प्रणाम करने के बाद कुछ समाचार नहीं पूछा। पूरे रास्ते सन्नाटा पसरा रहा। सुमित्रा जी समझ नहीं पा रही थी कि इतनी अधिक बात करने वाले बेटे को आज आखिर हो क्या गया है। खैर, कुछ समय बाद नवीन रामकिशन जी वह सुमित्रा जी को लेकर अपने फ्लैट पर पहुंच गया और उन्हें लिविंग रूम में छोड़कर स्वयं बेडरूम में चला गया। वहां बहू अभी सोई हुई थी। वह हड़बड़ाकर उठी और तुरंत बाहर लिविंग रूम में आकर उसने रामकिशन जी और सुमित्रा जी के पाँव छुए और वापस चली गई। तभी नवीन ने बाहर आते हुए कहा, पापा, उस वक्त तो मैं कुछ नहीं बोला कि क्या स्टेशन पर आपसे झगड़ा करूंगा, लेकिन आपको कितनी बार फ़ोन किया, आपको फ़ोन तो रिसीव करना चाहिए। मैं इतनी सवेरे उठकर आपको लेने स्टेशन गया और आप है कि कोई नहीं रिसीव करते। आप भी अजीब हो गई हो। नवीन का व्यवहार देखकर रामकिशन जी हद थे। उन्होंने शिवम को दोषी मानते हुए कहा, सॉरी बेटा, थोड़ा इस उम्र में श्रवण दोष और स्टेशन पर शोरगुल के कारण फ़ोन रिसीव नहीं कर सका। नवीन की आवाज़ तेज होते जा रही थी। आप जानते हैं पापा, ऑफिस का काम निपटाने के लिए रात देर तक जगने के बाद भी सुबह जल्दी उठकर मैं आपको लेने गया और आप इतने लापरवाह है कि फ़ोन भी नहीं उठाते। बाहर खड़ी नवीन की बहन रवीना और उसकी बेटी महक यह सब सुनकर अवाक रह गई। रामकिशन जी भी अपना सर झुकाए चुपचाप नवीन की बातें सुन रहे थे, ताकि नवीन को लगे कि उसकी बातें और आरोप उन्होंने स्वीकार कर लिया है। यह जरूरी भी था, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि नई नई बहू के सामने कोई भी तमाशा हो। लेकिन नवीन ने अपने माता पिता पर जोर जोर से चिल्लाकर अपनी पत्नी सविता के सामने बैठे और बाप के रिश्तों की कलाई जरूर खोल दी थी। जिस माता पिता को बेटा ही सम्मान नहीं देता, उसे बहू क्या सम्मान देगी। सुमित्रा जी ने देखा कि उनकी बहू भी कमरे में पर्दे के पीछे खड़ी होकर सारा दृश्य देख रही थी। तभी अचानक